हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल को दो भागों में हमने बांटा है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोनों के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द शाब्दिक अर्थ है आर्य का श्रेष्ठ। ये एक जातिवाचक शब्द नहीं है, जातिवाचक अर्थ नहीं है, इसका गुणवाचक अर्थ है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए आर्यों को विदेशी बताया, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने मध्य एशिया का, किसी ने दक्षिणी रूस का, किसी ने यूरोप का, अलग अलग जगह से आर्यों की उत्पत्ति बताई है। लेकिन आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, उसके अंदर कहीं भी उनकी विदेशी उत्पत्ति के बारे में या भारत भूमि के बाहर किसी चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऋग्वेद के अंदर आर्यों ने इस पवित्र धरती को, भारत भूमि को माता का दर्जा दिया है, नदियों को माँ का दर्जा दिया है। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें हमें पूर्व में अगर बात करें तो गंगा यमुना नदियों से लेके और पश्चिम में जो कुब्बा नदी है, काबुल नदी अफगानिस्तान की, वर्तमान नाम उसका काबुल नदी ही है, तब वैदिक नाम हमें उसका कुंभा मिलता है। 21 कुल नदियों का ऋग्वेद के नदी सूक्त के अंदर वर्णन है। तो नदियों को भी माता का दर्जा उन्होंने दिया है आर्यों ने, और इस पवित्र भूमि के बारे में, यहाँ की नदियों, यहाँ की वनस्पति, सबका उन्होंने स्तुति की है, सबके गान किए हैं। असल में जो आर्य हैं वो यहीं उत्पन्न हुए, यहीं से उनके संस्कृति का विकास हुआ। वर्तमान समय में विद्वानों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, दोनों में बहुत सारी समानताएं बताते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है ये अनवरत रूप से चली आ रही है। सिंधु सभ्यता से ही कालांतर के अंदर, उसके पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उत्थान हुआ, और यहीं से फिर आर्य जो है मध्य एशिया को, यूरोप को और दुनिया के अलग अलग भागों में जो आर्य पहुंचे हैं वो यहीं से, भारत से ही पहुंचे हैं। आर्यों का दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथ, अभी हमने बात की, ऋग्वेद है, और दुनिया की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। आर्यों को बड़ा गौरव है, हमारा आज भी भारत का गौरव है। संस्कृत भाषा जो है प्राचीनतम लिपि ब्रह्मी लिपि है। जो एक पश्चिमी विद्वान हुए हैं मैकडोनाल्ड, उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर जो है प्राचीन लिपि ब्रह्मी लिपि का खूब गुणगान किया है। हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर उनकी पुस्तक का नाम है मैकडोनाल्ड की। तो उन्होंने वहां ब्रह्मी लिपि के बारे में बात की है। तो संस्कृत हमारी भाषा और लिपि ब्रह्मी प्राचीनतम हमारी लिपि है, भाषा है। जो वैदिक साहित्य है हमारा ऋग्वेद, जो प्राचीनतम वेद है, वैदिक संस्कृत के अंदर है। दो भागों में जो हमने वैदिक काल को बांटा है, पहला वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। वैदिक काल का एकमात्र ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है ऋग्वेद, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी जो तीनों वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और जो जितना भी हमारे पास अन्य वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं, बाकी जितना भी वैदिक साहित्य है उस सब की रचना जो है उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई है। तो वैदिक काल में केवल एक ही वेद ऋग्वेद की रचना हुई, बाकी तीनों जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और समस्त जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनकी रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई है। थोड़ा सामाजिक ढांचे में, धार्मिक विश्वास में, सब चीजों में हम वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है अंतर देखते हैं। यहाँ हम थोड़ा
मुख्य मुख्य बातों का शॉर्टकट के अंदर चर्चा कर रहे हैं। 2 भागों की हमने बात की है। बस आपने केवल इतना ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है ये केवल वैदिक काल से संबंधित है, और ऋग्वेद के बाद जो बाकी का साहित्य है, जिनमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद, और बाकी का जो वैदिक साहित्य है, जिनमें दूसरे नंबर पर ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं चारों वेदों के, फिर अरण्यक ग्रंथ आ जाते हैं, और फिर जो हमारे उपनिषद आ जाते हैं, वो सारे का सारा जो है उत्तर वैदिक काल की देन है। हम जो भारतीय इतिहास के स्रोत वाले चैप्टर के अंदर हम पूरे वैदिक साहित्य के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। तो ये सामान्य परिचय है वैदिक काल का। आर्य इस सभ्यता के निर्माता थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण। जहां हमारी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं जो वैदिक सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों का जो प्रमुख पेशा है वो पशुपालन है। ऋग्वेद के अंदर बिल्कुल पशुपालन है, घोड़ा इनका प्रिय पशु है। कृषि कार्य करते हैं आर्य, लेकिन कृषि को ज्यादा अच्छा काम नहीं माना जाता है, थोड़ा हे की दृष्टि से देखा जाता था कृषि क्रम को। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तर वैदिक काल के आने तक जो आर्य हैं वो स्थायी रूप से बसने लगे, और कृषि कार्य के अंदर लोहे का प्रयोग जब जैसे ही शुरू हुआ है, लोहे की फाल का प्रयोग हल के अंदर शुरू हुआ, तो जो कठोर भूमि थी उसको भी जोता गया। बड़ी तेजी से वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई, जिससे बड़े बड़े जनपदों का और फिर महाजनपदों का उदय हुआ। और इस प्रकार आगे आने वाले टाइम में हम जो वैदिक काल के बाद महाजनपद काल और फिर ऐतिहासिक युग की शुरुआत देखते हैं, भारत एक राष्ट्र के रूप में जो उभर कर सामने आता है, वो लोहे के प्रयोग के बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये वैदिक काल के अंदर पहले बिंदु पर हम बात करेंगे भाषा व संस्कृति। जहां तक भाषा की बात है, भाषा और हमारे साहित्य की समृद्धता, संस्कृत भाषा दुनिया की प्राचीनतम भाषा है, और अधिकांश दुनिया की भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत आर्यों की प्रिय भाषा थी। जितना जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य की, वेदों की गणना दुनिया के श्रेष्ठ साहित्य में होती है, उनकी भाषा जो है वो संस्कृत है। और हमारा साहित्य है वो अत्यंत समृद्ध रहा है प्राचीन काल से ही। दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसकी रचना वैदिक काल के अंदर ना हुई हो, जिससे संबंधित कोई ग्रंथ हमारे पास न हो। ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे संबंधित कोई ना कोई ग्रंथ जो है हमारे पास, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे प्राचीन साहित्य में उपलब्ध ना हो। इन सब के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुराण। वैदिक साहित्य का ही एक भाग है। जैसे वेदों के अंदर हमने बात की है भी संहिता, वेदों को हम अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय मानने का मतलब है भी किसी के द्वारा इनकी रचना नहीं हुई है। हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, हमारे मनीषी थे, उन्होंने बड़े लंबे समय तक अपने तपोबल के द्वारा जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया, उस ज्ञान को उन्होंने फिर अपने पास संग्रहित किया, संचय किया उसका, और आगे अपने शिष्यों को उस ज्ञान को दिया। इसी वजह से जो मूल पाठ है वेदों का, उसको हम संहिता कहते हैं। जो वैदिक ऋषि हैं वो इस वैदिक संहिता के दृष्टा हैं, वो इसके रचनाकार नहीं है। हम वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, किसी पुरुष के द्वारा इनकी रचना नहीं हुई है, वो इसके दृष्टा हैं। उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से इन वैदिक मंत्रों का जो है दर्शन किया और इनका संचय किया। और दूसरा हम कहते हैं वेदों को भी वेद श्रुति ग्रंथ हैं, अर्थात वेद लिपिबद्ध नहीं थे, लिखित में नहीं थे, बल्कि जो वैदिक ऋषि थे वो अपने शिष्यों को बोल के कंठस्थ करवा देते थे, उनको वो कंठस्थ हो जाते थे,
फिर उनमें से आगे जो कोई गुरु बनता था वो आगे अपने शिष्यों को यूं सुना के वेदों का ज्ञान देता था। अन्य जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे अरण्यक हों, ये जितने भी हमारा वैदिक साहित्य है सारे का सारा जो है श्रोत साहित्य है, अर्थात इसको लिखा नहीं गया, केवल जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने इसको कंठस्थ रखा और श्रोत परंपरा के आधार पर आगे से आगे आने वाली पीढ़ियों में ये पहुंचता रहा। वर्तमान में जो हमें लिपिबद्ध साहित्य मिलता है ये गुप्त काल की देन है। वे इतिहास के अंदर जो मौर्य के बाद हम चक्रवर्ती गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, गुप्त काल के अंदर ये जितना भी वैदिक साहित्य है इसको लिपिबद्ध किया गया। हमारे जो दोनों महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, उनको भी लिपिबद्ध किया गया। इसके अलावा अन्य जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान के जितने ग्रंथ हैं उन सबको लिपिबद्ध करने का जो काम है ये गुप्त काल के अंदर हुआ है। गुप्त काल से पहले जितना हमारा वैदिक साहित्य था वो सारा श्रोत साहित्य था, इसी कारण वेदों को श्रुति ग्रंथ कह देते हैं। साहित्यिक रूप से हम प्राचीन काल में अति समर्थ थे, यही हमारी भाषा और साहित्य की समर्थता है। नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिखा था पुराण। पुराण एक साहित्यिक ग्रंथ है, पुराण ऐतिहासिक ग्रंथ है। पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है। इतिहास से संबंधित अगर हमें जानकारी लेनी है तो पुराण हमारे पास ग्रंथ हैं। पुराण फ्यूचर सेंटेंस में लिखे गए हैं, मतलब विषय शैली में लिखे गए हैं। किसी भी राजवंश के बारे में, राजा के बारे में जो जानकारी उसमें मिलती है उसमें इस प्रकार कहा गया है भी इस संवत में ये शासक होगा, उसका ये पुत्र होगा, उसकी ये उपलब्धि होगी, फिर उसके बाद ये राजा होगा, उसकी ये उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार उनको लिखा गया है और ऐसा माना जाता है भी बहुत पहले ही उनकी रचना हो गई थी। जब वो राजवंश हुए उनसे भी पहले उनकी रचना हो गई थी। लेकिन वर्तमान में जो पुराण है इनकी रचना का जो टाइम है वो 2री से 3री शताब्दी, गुप्त काल से थोड़ा पहले का और गुप्त काल का माना जाता है। पुराणों का लोमहर्ष और इसके पुत्र उग्रश्रवा, इन 2 पिता पुत्रों को पुराणों का रचयिता माना जाता है, लोमहर्ष को और उग्रश्रवा को। टोटल 18 पुराण हैं हमारे पास, जिनमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ये सारे शिव पुराण वगैरह ये प्रमुख पुराण हैं। इसके अलावा हमारे पास 29 उपपुराण हैं जो साहित्य के एक प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था। कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी वैदिक काल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया भी वैदिक सभ्यता जो हमारी है ये ग्रामीण सभ्यता है। शुरू में जो ऋग्वेद वाला पार्ट है इसका वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 में बांटे, तो जो वैदिक काल वाला पार्ट है उसके अंदर जो आर्य हैं इनका प्रमुख जो व्यवसाय है वो पशुपालन है। आर्य कबीलों के रूप में संगठित थे और वो कबीले अपने पशुओं को साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह निरंतर गतिमान रहते थे। एक जगह पर जब हरे चारे की, पानी की कमी आ जाती थी, दूसरी जगह पर चले जाते थे। पशुपालन में घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। पशुपालन के अलावा जो था आर्य थे ये युद्ध प्रिय जाति थी। दूसरा इनका जो प्रमुख पेशा था वो युद्ध और लूटमार था। अपने पड़ोसी कबीलों को दूसरे कबीलों पर लगातार ये आक्रमण करते थे और निरंतर युद्धरत रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो कृषि कार्य में स्थायित्व आया। जैसा भी मैंने बात की थी भी लोहे के प्रयोग के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। एक तो लोहे के शस्त्रों से एक मजबूत सेना को संगठित करने का जो अवसर है वो प्राप्त हुआ। दूसरा लोहे की जो फाल है उसका हल के अंदर प्रयोग किया गया तो कठोर भूमि को भी बड़ी गहराई से जोता जाने लगा। लोहे के औजारों का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और इस प्रकार फिर स्थायी रूप से आर्य बसे और उन्होंने जो कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, फिर जनपद और महाजनपद और इस प्रकार
16 महाजनपदों को हम महाजनपद काल में पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े 16 महाजनपदों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के अंदर हुआ। अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, पद सोपान अगर इसका हम देखें तो सबसे छोटी इकाई थी कुल। एक कुल के अंदर एक ही जो परिवार, एक ही वंश के जो परिवार हैं वो एक साथ रहते थे, उनका एक कुल होता था। एक गांव के अंदर एक से ज्यादा कुल होते थे, 2, 3 या 4 कुल मिलके एक ग्राम का निर्माण करते थे। कुल का मतलब है एक ही परिवार से, या जो सगे एक से ज्यादा 2-3 परिवार हैं उनको मिलके एक कुल का निर्माण, और 2-3 कुलों से मिलके एक ग्राम का निर्माण। ग्राम के बाद जो नेक्स्ट इकाई थी वो थी विश। ये वर्तमान जैसे जिला है उसके बराबर की इकाई है। विश के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र। कुल का जो मुखिया था उसको कुलुप कहा जाता था। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। विश का जो मुखिया होता था उसको विशपति कहा जाता था। जन के मुखिया को गोप कहा जाता था, और एक राष्ट्र के मुखिया को राजा कहा जाता था। जैसी राष्ट्र की वर्तमान अवधारणा हम देखते हैं, ये उससे थोड़ा अलग अवधारणा है, लेकिन राष्ट्र जो शब्द है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये हमें ऋग्वेद से देखने को मिलती है भारत के अंदर। भारत के लिए राष्ट्रवाद नई बात नहीं है। तो ये पद सोपान है, बढ़ता हुआ है। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश, विश के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। इसकी जो है जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट राजनीतिक घटनाक्रम में बात करें तो ऋग्वेद के अंदर हमें एक महत्वपूर्ण और बड़े युद्ध की चर्चा मिलती है, 10 राज्य युद्ध की। 10 राज्य युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में है। 10 राज्य युद्ध भरत जन, ये भरत जन वही है जिसके राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरतजन के राजा सुदास का युद्ध जो है ये 10 राजाओं के संग से हुआ था। भी 10 राजाओं ने मिलके एक संघ बनाया था। उस संघ का ये युद्ध जो है भरतजन के राजा सुदास के साथ हुआ था। ये युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इसका रावी हमारा वर्तमान नाम है। जो वैदिक कालीन नाम हमें मिलता है वो मिलता है परुषणी। तो हमें लिखा मिलता है विपरुषणी नदी के तट पर भरतजन के राजा सुदास और 10 अन्य जनों, राज्य वर्तमान शब्द है, तब जन शब्द था, 10 जनों के संघ के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण भी बताया गया है। जो सुदास था उसने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और उसकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। तो विश्वामित्र ने इन 10 जनों के राजाओं को इकट्ठा किया, उनकी एक यूनियन बनाई और सुदास पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सुदास ने इन सबको पराजित किया। सुदास इस युद्ध में विजयी हुआ। तो ऋग्वेद के अंदर हमें इस 10 राज्य युद्ध का वर्णन भी मिलता है। बाकी अन्य राजनीतिक घटनाक्रम का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतने, थैंक यू।